हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था लास्ट जो आपकी वीडियोस के साथ हमने क्लास जो शेयर की थी उसमें हमने आपको कुछ रिटर्निंग वैल्यूज़ के फंक्शन बताए थे और हम लोगों ने आपके साथ जो डिस्कशन किया था उसमें हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि स्कोप को आप जो है एक लिमिटेशन के तौर पर देख सकते हैं। स्कोप का मतलब होता है किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या है, उसका एक स्कोप क्या है कि वो किस लिमिट तक जो है वर्क कर सकता है, कहाँ तक उसकी लिमिट है, वो किस लिमिट के अंदर जो है वो वर्क करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है स्कोप रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर द रूल्स दैट डिसाइड इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम के किस पार्ट पर काम करेगा, कहाँ तक काम करेगा प्रोग्राम। अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड और डेटा आइटम वुड बी नोन एज कैन बी एक्सीड देयर इन। टू अंडरस्टैंड स्कोप लेट अस कंसीडर द रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे आप देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में या कहीं भी, तो इट मीन्स हम यहाँ सिंपली स्कोप को जो है एक लिमिटेशन के तौर पर समझ सकते हैं कि स्कोप जो है जस्ट लाइक अ लिमिटेशन है। किसी भी प्रोग्राम की लिमिटेशन जो है स्कोप से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्कोप क्या होता है। किसी भी चीज का एक वेरिएबल का जो है एक स्कोप क्या है, वो किस जगह तक जो है वर्क करेगा। इस स्कोप और वेरिएबल को समझने के लिए हमें दो तरीके बताए गए हैं पाइथन में। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ स्कोप इन पाइथन एज बीइंग डिस्कस। हम यहाँ पर जो है दो तरीके के पाइथन के स्कोप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके आगे अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहला होगा हमारा ग्लोबल और सेकंड होगा हमारा लोकल वेरिएबल। दो तरीके के वेरिएबल्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मैंने आपको मतलब बताया, किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या है, इट मीन्स उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कहाँ तक वर्क कर सकता है प्रोग्रामिंग में। चलिए जब मैं आगे आपको अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि स्कोप और वेरिएबल का मतलब क्या है। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो लेट्स सी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था स्कोप ऑफ वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ स्कोप वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड सेकंड इज लोकल वेरिएबल। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं। एक जनरल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अ ग्लोबल वेरिएबल इज वन, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल वो है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, जो कि किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ग्लोबल वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। इट मीन्स जैसे कि हम लोग जो है डेफ फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल पास करते हैं वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल नहीं होगा। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। अ ग्लोबल वेरिएबल इज वन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, इट कैन बी यूज इन एनी फंक्शन। ये यूज हो सकता है किसी भी फंक्शन बीइंग इन ग्लोबल वेरिएबल। एक ग्लोबल के वेरिएबल की तरह कहीं भी यूज हो सकता है, एक फंक्शन की तरह कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। इट कैन बी यूज इन एनी फंक्शन बीइंग अ ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लोकल वेरिएबल इज वन विच इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स लोकल वेरिएबल क्या होगा, आप अंडरस्टूड सी बात है। जब ग्लोबल वेरिएबल पार्ट नहीं है तो लोकल वेरिएबल क्या होगा, फंक्शन का पार्ट होगा। यानी कि डेफिनेशन जो भी आप डिफाइन करते हैं फंक्शन की, उसका जो है वो पार्ट होगा, वो होगा लोकल वेरिएबल। एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दैट फंक्शन। इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा फंक्शन के अंदर ही, विद इन दैट फंक्शन।
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इन डेफिनेशंस को प्लीज आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होते वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन का पार्ट होते हैं और उसी में यूज होते हैं वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। अब मैं आपको इनको जो है एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन जो है लिखा हुआ है डेफ के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है ऐड, और 2 मैंने पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास कराए हैं, और c इज इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट कराया है मैंने एडिशन a b c। तो ये जो फंक्शंस हैं a b एंड जो c, ये 3 जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ दिए हैं। सबसे पहली चीज देखिए, मैंने उस दिन भी आपको कंपोजिशन जब बताया था लास्ट वाली क्लास में, तब भी मैंने बताया था 2 पार्ट्स में हमारा प्रोग्राम डिवाइड होता है। दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, मैंने आपको बताया था दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, और एक होता है हमारा इस डेफिनेशन, यानी कि ये यहां तक प्रिंट के ऑप्शन तक का हमारा जो भी पार्ट होगा वो होगा हमारा डेफिनेशन पार्ट। उसके बाद जो हमारा कॉलिंग फंक्शन से या जहां से भी हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है वो होता है हमारा मेन पार्ट, और मेन पार्ट को हम डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर के साथ ही समझते हैं। जहां से भी हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा वो हमारा डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में, डबल अंडरस्कोर बाद में लग के मेन आ जाएगा। ये हमारा जो है मेन पार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेशन पार्ट। तो A, B and C आर लोकल वेरिएबल बिकॉज दिस इज यूज द फंक्शन। ये किसी फंक्शन में यूज हो रहे हैं, इसी फंक्शन में यूज हो रहे हैं, और ये इस फंक्शन के पार्ट भी हैं, इसलिए जो है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं लोकल और वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल एक ही प्रोग्राम में अगले में डिफाइन करता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक फंक्शन और डिफाइन किया हुआ है, डेफ सब्ट्रैक्ट x, y z इज इक्वल टू x माइनस y प्रिंट सब्सट्रैक्शन z। ये फंक्शन मेरा बिल्कुल वही है, डेफिनेशन फंक्शन है। यहाँ पर x, y और z ये तीनों क्या है, मेरे लोकल वेरिएबल मान सकता हूं जब तक मैं आगे का काम नहीं करता हूं। अब जब मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से यानी कि मेन फंक्शंस में डिवाइड किया, इट मींस जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, या मैं यहां पर देता हूं कि m इज इक्वल टू इंट एंटर द फर्स्ट नंबर, n इज इक्वल टू मैं या कोई और दूसरी वैल्यू दे देता हूं, या जो भी देता हूं, जो भी इसके अंदर लिखा है। देखिए ये अंडरस्टूड सी बात है, ये लिखने वाली चीजें नहीं है, ये तो मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, यहां से इट मींस ये समझ लीजिए जहां से भी आपका जो फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इट मींस अगर अब मैं यहां लिखता हूं क्या, मैं यहां लिख देता हूं सब, और यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यूज असाइन कर देता हूं। इट मींस 7,3। तो दिस इज द मेन पार्ट। अब यहां पर मैं जो भी चीजें कर रहा हूं वो सब मेरी किस में आएंगी, मेन यानी ग्लोबल वेरिएबल में आएंगी। ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का पार्ट कहलाएगा। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं उसको, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेशन लाइक। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए हुए हैं। a इज इक्वल टू 5 प्रिंट a इज इक्वल टू प्लस a। ये तो मेरा हो गया क्या है, ये मेरा हो गया यहाँ तक जहां तक मैंने डिफाइन की हुआ है, डेफिनेशन किया हुआ है, इसको क्या मैं कहूंगा, ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये फंक्शन क्या होगा, कॉल नहीं होगा जब तक मैं इसको, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां इसको कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से एक वेरिएबल और पास कर देता हूं। मैंने यहां एक वेरिएबल पास किया a। अब इसी को मैं आपको एक दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा। अभी मैं यहां सिर्फ एक ही जगह, सपोज करिए आप ये मान के चलिए मैं एक वेरिएबल पास कर देता हूं b इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ b इज इक्वल टू 10 पास कर दिया। देन मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट b इज इक्वल टू प्लस b, डेमोस्ट्रेशन प्रिंट b इज इक्वल टू प्लस b। तो ये जो मेरा प्रोग्राम होगा
जो मेरा डेफिनेशन फंक्शन से बाहर है, यानी कि यहां से मैं एक अलग प्रोग्राम लिख रहा हूं इस प्रिंट के बाद, इट मीन्स यहाँ की फंक्शनिंग को कॉल किए बिना मैं आगे अगर कोई प्रोग्राम लिख दे रहा हूं, जो भी मेरा मेन पार्ट है, ये तो डेफिनेशन में है, एक फंक्शन मैंने जो डिफाइन किया उसका पार्ट है, इसलिए ये जो क्या है लोकल वेरिएबल है। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला फंक्शन में लिख रहा हूं, ये क्या है, वो मेरा मेन पार्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, मेन पार्ट है। देखिए आपकी बुक में भी क्लियरली मेंशन किया गया है, ग्लोबल स्कोप अ नेम्ड डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट। ये टॉप पर भी लिखा जा सकता है। एक चीज और हाँ ध्यान रखने वाली बात है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को ही प्रोग्रामिंग के सबसे टॉप पर लिख सकते हैं या फिर बीच में लिख सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स के साथ ऐसा नहीं है, आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं। अ नेम डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट, डबल अंडरस्कोर लगेगा यहाँ, मेन ऑफ प्रोग्राम इज सेड टू हैव अ ग्लोबल स्कोप। वो ग्लोबल स्कोप में आएगा जो मेन से डिवाइड होगा। ठीक है, एंड इट यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम। आप कहीं भी उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। एंड ऑल ब्लॉक्स, किसी भी ब्लॉक में, फंक्शन अदर ब्लॉक्स कंटेंट विद इन द प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम का कंटेंट है उसमें। ठीक, क्लियर हो गया। इट मींस जो भी आपका मेन फंक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबल स्कोप कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और जो आपका डेफिनेशन के अंतर्गत है वो आपका क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। चलिए मैं एक बार आपको लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूं यहां से। देखिए, अ नेम डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव लोकल स्कोप। यानी कि जो भी डिक्लेयर होगा फंक्शन बॉडी के अंदर वो आपका क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। इट मींस लोकल स्कोप कहलाएगा। क्लियर हो गया यहां से। देखिए, ये मैं वो अभी जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ डेफ एक फंक्शन है, कॉल सम एक्स एंड वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ मैंने रिटर्न डाला है। यहाँ मैंने देखिए ये रिटर्न डाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अलग से डेफ फंक्शन से अलग मैंने जो है कुछ फंक्शंस को और दे दिया, जैसे num1 num2 इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, सम इज इक्वल टू कॉल सम। कॉल सम यहाँ मैं अब इसको कॉल कर रहा हूँ। देखिए बिना कॉल यहाँ नहीं जाएगा, कॉल सम num1 और num2, इसको कॉल सम को भी किया है मैंने और प्रिंट कराया है मैंने इसको। तो अब ये क्या है, ये तो मेरा हो गया लोकल वेरिएबल, और ये क्या हो गया मेरा, वो है ग्लोबल वेरिएबल। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये फंक्शन सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद वो इनको काम करेगा, कॉल करेगा, फिर क्या करेगा, वो यहाँ भी आएगा। इसको मैं और अच्छे से आपको जो है नोट्स के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, अभी एक फंक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में यही डिफरेंसेस हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो लोकल भी है और ग्लोबल भी है, वही मैंने यहां पर डिसाइड किया है। इफ एनी वेरिएबल आर लोकल एंड ग्लोबल बोथ, यानी कि अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो वो कैसे काम करेगा। तो ये देखिए, डेफ फंक्शन डेमो ब्रैकेट a इज इक्वल टू 5, ये मैंने एक लोकल वेरिएबल डिसाइड कर दिया a, इसकी मैंने वैल्यू क्या की है, a इज इक्वल टू 5 मैंने अलग लिख दिया है। तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रिंट। अगर हम करते हैं तो a इज इक्वल टू 5, प्रिंट a इज इक्वल टू प्लस a। अब हम क्या करते हैं, इसी वेरिएबल को मेन, यानी कि यहाँ पर अलग से वेरिएबल मान लेते हैं। इसको हम मानते हैं a इज इक्वल टू 10, प्रिंट a इज इक्वल टू प्लस a। अब मैं अगर यहाँ इसको सिंपली प्रिंट कराता हूं बिना डेमोस्ट्रेशन और बिना इसको कॉल किया, आप इसको भूल जाइए। अगर मैं इसको सिंपली, जैसे ध्यान रखिए कि इतना काम करता हूं और इसको प्रिंट कराता हूं, तो आंसर इसका क्या प्रिंट होगा, इसको भूल जाइए। अब यहाँ इसका आंसर प्रिंट होगा a इज इक्वल टू 10। क्लियर भाई, a इज इक्वल टू 10, प्रिंट a इज इक्वल टू प्लस a। मैंने प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। अब सपोज करिए मैंने यहाँ डेमो को कॉल किया, तो अब डेमो को कॉल करने के बाद क्या होगा, ये फंक्शन कहाँ जाएगा, मेरे डेमो फंक्शन पर जाएगा। अब डेमो फंक्शन पर जाएगा तो क्या समझेगा ये, कि मैंने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 पहले से क्या किया है, डिफाइन कर रखा है। तो ये इसको लेगा और इसको प्रिंट करेगा, तो आंसर क्या प्रिंट कर देगा, a इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको क्या किया है, कॉल किया है। कॉल कर दिया तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। और उसके बाद अगर मैं फिर से इसको प्रिंट कराता हूं तो ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेगा, बिकॉज अब जो है वो इस प्रोग्रामिंग पर आएगा। ये फंक्शन, यहाँ की कॉलिंग यहाँ तक गई, खत्म हो गई।
यहाँ की बात यहाँ खत्म हो गई, लेकिन डेमो के बाद अगर मुझे फिर से इसको प्रिंट कराना है तो मैं फिर से यहाँ पर एक प्रिंट ऑप्शन अप्लाई करूंगा। डेमो के रिजल्ट के बाद मेरा रिजल्ट फिर से बदल जाएगा और अब वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये है हमारा लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें अगर अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल ही चाहिए, उस केस में हमें क्या करना है। तो देखिए, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें नहीं साहब, हमें लोकल वेरिएबल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल ही प्रिंट कराना है, लोकल वेरिएबल आना ही नहीं चाहिए। सपोज करिए एग्जाम में आपसे पूछ ले या कोई ऐसी कंडीशन बन जाए या प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपके पास आए और वो कहे कि नहीं, हमें तो किसी कंडीशन में अपने प्रोग्राम में जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, तब क्या करना होगा। तो तब हम क्या करते हैं, जैसे हमने फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन के ठीक बाद जो वेरिएबल हम दे रहे हैं उसको यहां हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। ग्लोबल के बाद हम उसको क्या करेंगे, यहां पर डिफाइन कर देंगे। तो अब हमारी जो प्रोग्रामिंग है स्टार्टिंग टू एंड वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगी या समझ जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि भाई यहाँ लोकल वेरिएबल का कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल पर ही काम होगा। a = 5 प्रिंट, ये हमारी कमांड आगे एज इट इज रहेगी। जैसे ही हम a = 10 लिखेंगे, ये हमारा यहाँ तक का रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। डेमो लगाएंगे तो देन हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ हमने इसलिए इसको 10 दिया है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो 10 आएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको प्रिंट और डेमो कराया, डेमो में कॉल किया, तो कॉल करने के बाद फंक्शन कहाँ पहुंचा, डेमो ग्लोबल a, यानी ग्लोबल वेरिएबल में हमारी वैल्यू क्या असाइन है पहले से 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 5। अब सपोज करिए मैं इसको करता हूं प्रिंट, तो दोबारा यहाँ प्रिंट करने के बाद a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो 5 ही प्रिंट होगी, बिकॉज ग्लोबल वैल्यू हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। मैं अभी आपको जब म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप बताऊंगा, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही यहाँ गया ये और ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर हमने यहाँ दिया है, तो अब ये a = 10 जो था पहले, जो यहाँ था, ये 5 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार इसको प्रिंट करा चुके हैं। तो a = 5 ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो एक बार 10 क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट कराया, उसके बाद जब हम डेमो को कॉल कर रहे हैं तो a = हमारा क्या प्रिंट हुआ, 5। तो अब हमारी a की वैल्यू क्या है, 5, और जब भी हम a की वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारी a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। दिस इज द ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के जो भी आपके रिजल्ट हैं, अगर हमें प्रिंट करना है तो। देखिए, अभी तक हम जो प्रिंट कर रहे थे वो कर रहे थे इंटीजर को, ठीक है। अब मैं आपको जो इस बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो बताने जा रहा हूं, वो है म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स प्रॉपर्टीज। म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको बताने से पहले चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा। आई होप सो कि इस चैप्टर को आप लोगों को ने बहुत अच्छे से समझा होगा, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक आप लोगों का नहीं रहा होगा जो इस चैप्टर में अब पेंडिंग होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है आप लोगों के साथ इस चैप्टर को बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करने की, आपके एग्जाम पर्पस से, और इतने इजी से इजी एग्जाम्पल लेकर आपको इसको एक्सप्लेन करने से, जिससे आपको एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं जो चाह रहा हूं कि आपको इम्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज और पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट्स बताऊं, उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे और आप लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को भी अच्छे से समझ चुके होंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक, सब लोग जानते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ये मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज
आप लोगों ने क्लास 11th में म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स दोनों के बारे में पढ़ा होगा। म्यूटेबल वैल्यूज वो होती हैं जो चेंजेबल होती हैं और इम्यूटेबल वैल्यूज वो होती हैं जो नॉट चेंजेबल होती हैं। नॉट चेंजेबल क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकती है, वैल्यू फ्लोट हो सकती है, कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई ट्रिपल्स हो सकता है। ये हमारी क्या होती हैं? इम्यूटेबल्स होती हैं। और हमारी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जस्ट लाइक हमारी कोई लिस्ट हो सकती है, कोई डिक्शन हो सकती है, कोई सेट हो सकता है किसी चीज का। ये सब हमारे क्या होते हैं? म्यूटेबल्स होते हैं। तो आई थिंक आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स के बारे में अच्छे से पता है। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को कैसे पास करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्लीज बी केयरफुली, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। सो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूटेबल बिल्ट इन ऑर्डर लाइक इंट, फ्लोट और बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट, डिक्ट एंड सेट्स। इम्यूटेबल्स हमारे नॉट चेंजेबल होते हैं, म्यूटेबल्स हमारे चेंजेबल होते हैं। प्लीज इन सब चीजों को लिख लीजिएगा। मैंने काफी मेहनत की है आप लोगों के लिए और आई थिंक आप लोग इनको अगर सिर्फ एक बार पढ़ भी लेंगे ना एग्जाम टाइम पर, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझा देता हूं। आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स क्या होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में सिर्फ इतना अंतर है कि फंक्शन को बनाते वक्त या जो भी फंक्शन हमने बनाया है उसमें अगर हमने एक बार कोई वैल्यू पास कर दी तो उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द इंट टाइप वैल्यू। और इंट जो वैल्यू मैंने होती हैं वो मैंने आपको बताया था, वो इम्यूटेबल्स होती हैं, इंटीजर टाइप वैल्यूज को। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है डेमो, देखिए ये लोकल और ग्लोबल में इसीलिए साथ लेके चल रहा हूँ, मेन फंक्शन ग्लोबल और लोकल, ताकि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे। किसी भी चीज को आप 2 से 3 बार जब रिमाइंड कर लेते हैं ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में जो है अपने आप छप जाती हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते, मेरा मानना है। तो डेमो कॉलम्स मैंने यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, मैंने यहाँ दिया a = 5, a = a+10 प्रिंट कराया है दिस। तो यहाँ क्या वैल्यू है? a = 5 में पहले से पास करके चल रहा हूँ। अब यहाँ क्या है? a = 20 मैं मेन पार्ट में अब दे रहा हूँ, इसको कॉल किए बिना, देन प्रिंट करा रहा हूँ वैल्यू ऑफ a = a+। अब मैं क्या करता हूँ? अगर सिर्फ ये फंक्शन, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको मैं हटा लेता हूँ, छिपा देता हूँ और मैं यहीं से जो है इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो इसका सबसे पहला आंसर क्या आएगा मेरे पास? आउटपुट a = रिजल्ट आएगा मेरे पास 20 आएगा। ठीक, अब मैं जब डेमो फंक्शन को कॉल करता हूं यहां से, तो डेमो फंक्शन कहां जाएगा? अपने यहां फंक्शन पर। वो क्या करेगा? a = 5 दिया हुआ है और a = a+10 दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा? इसको ऐड कर देगा a को a में, तो ये क्या होगा? 5 + 10। तो आंसर क्या आएगा? a = 15। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? a = 15 मिलेगा। देन मैं डेमो फंक्शन के बाद फिर से प्रिंट फंक्शन लगाता हूं वैल्यू ऑफ दिस। तब ये क्या करेगा? बिकॉज हम लोग क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वाले में काम कर रहे हैं। और जब हम एक बार यहाँ पर a की वैल्यू को डिफाइन कर चुके हैं 20, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। बिकॉज यहाँ 15 सिर्फ इसलिए हुआ था कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया, उसने अपने फंक्शन के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस को चेक किया और जो भी रिजल्ट आया उसको क्या किया? हमारे आगे प्रेजेंट कर दिया। बट लेकिन दिस इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ a + b इसके अंडर। तो हम जब आगे बढ़े तो a = क्या है? 20। तो जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा वो होगा a = 20। तो क्योंकि यहाँ इंटीजर वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर वैल्यू का। इसी तरीके से अगर कोई जो है हमारे पास और है, जैसे फ्लोट वैल्यू है, स्ट्रिंग है, ट्रिपल्स हैं, तो वो सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। यानी कि सिंपल सा मतलब समझिए कि जो भी प्रॉपर्टीज आप इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स में देते हैं, तो इम्यूटेबल्स में तो वो चेंज नहीं होंगी और म्यूटेबल्स में वो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर म्यूटेबल का भी बता देता हूँ, लिस्ट वाला। उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे और क्या क्या चेंज हो सकता है। ये देखिए, लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। मैंने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है डेमो, माई लिस्ट के नाम से मैंने यहाँ फंक्शन बनाया हुआ है। माई लिस्ट 0 = माई लिस्ट 0 + 10 प्रिंट माई लिस्ट। यहाँ मैंने एक लिस्ट प्रिंट कराई है।
उसके बाद लिस्ट वन मैंने दे दिया है, यहाँ पर ये लोकल डेफिनेशन में डिफाइन फंक्शन और ये मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा डेफिनेशन फंक्शन हो जाएगा। लिस्ट वन दे दी मैंने 10, 20, 30, 40, देन मैंने प्रिंट कराया लिस्ट वन को। अब मैंने जैसे ही इसको प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा, 10, 20, 30, 40 मेरी सिंपल सी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि जब मैंने यहाँ क्या किया, डेमो फंक्शन को लिखा, डेमो लिस्ट वन, मैंने क्या किया, डेमो को कॉल किया अपने फंक्शन को। अब आप कहेंगे सर लिस्ट वन को कॉल कर रहे हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डेमो को मैंने यहाँ दिया हुआ है, मैंने ये तो इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ जो भी आइटम होगा या जो भी चीज होगी वो इसमें क्या होगी, ओरिजिनली कॉपी हो जाएगी, पास हो जाएगा। यहाँ कोई भी हो, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, डेमो फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ जाएगा डेमो फंक्शन पर, इसको कॉल करेगा, इसके अंदर जो भी फंक्शन होंगे उनको क्या करेगा, वो ऐड करेगा लिस्ट वन को। अब जैसे आगे आएगा माई लिस्ट हो जाएगा, ये लिस्ट वन मेरा माई लिस्ट में चेंज हो जाएगा। तो माई लिस्ट 0 इज इक्वल टू माई लिस्ट 0 + 1। तो माई लिस्ट में क्या है, लिस्ट वन में क्या है मेरा 10, 20, 30 और 40। तो अब ये क्या करेगा 0 + 10, तो क्या हो जाएगा आगे भाई इंडेक्सिंग के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर काम इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ क्या है 10, 20, 30, 40 यही लिस्ट है, 0, 1, 2 और 3 ये हमारी इंडेक्सिंग है। तो 0 क्या होगी 10, 20, 30, 40। तो अब हमारा क्या है, उसमें सारी चीजें क्या होंगी, ऐड होती चली जाएंगी। ये 0 + 10, 10 + 10 20, ये 30, ये 40 और ये 50। यहाँ पर 0 + 10 10 हो जाएगा, ये हमारा 20 रहेगा, 30 और 40। देखिए तो हमारी लिस्ट क्या प्रिंट होगी 20, 30, 40 और 50। ये हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे आइटम्स जो है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ लिस्ट तो दी थी 10, 20, 30, 50, लेकिन हम यहाँ क्या किया, इसको 10 को प्लस करा दिया इन सब में। तो हमारी लिस्ट क्या हो गई 20, 30, 40 और 50। तो आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शन, यहीं पर फिनिश होता है। इसमें कुछ स्कोप्स दे रखे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग दे रखी हैं, सैंपल कोड्स दे रखे हैं। आई होप सो आप सब इनको एग्जाम्पल के तौर पर अपने बुक के थ्रू हेल्प से जो है करके देखेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में या मैसेज में, जैसा भी आप लोग ठीक समझें। तो अगर किसी भी तरीके का किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इन टॉपिक्स को लेकर, तो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकता है। प्लीज मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जो है मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। और मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ ये शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में कहिए कि जो वीडियोस को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, ताकि एग्जाम पर्पज में उनको काफी सारी हेल्प मिले इन सब कॉन्सेप्ट से। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।